Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे मई मंथ की। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, अपने गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टा हैंडल है विकास_R राणा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले अपना जो इम्पोर्टेंट हम इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज़ पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ 4-5 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। बड़े अच्छी रिवीजन होगी आपकी। पहला है, हम निपुण की बात कर रहे हैं। निपुण किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया और ये निपुण है क्या? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए और उनकी स्किल्स को और अच्छा करने के लिए
ये निपुण प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्मल वर्कर्स। तो ये आपका निपुण हो जाता है। ये किस मिनिस्ट्री का आपका इनिशिएटिव रहेगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, बताइए। निपुण प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। इनका एम है टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू दिस स्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम एंड देन फिर उनको फॉरेन कंट्रीज में एंड अपने देश में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेन वेन्यू आपको बताना है 8th इंटरनेशनल योगा डे का। अभी हमने 21 जून को 8th इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया। इसका मेन वेन्यू कहां पर था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो मेन वेन्यू था वो था मैसूर, कर्नाटका में। ये 8th इंटरनेशनल योगा डे था और इसकी जो थीम थी वो आपको याद रखनी है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये आपकी थीम रहेगी 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा की, जिसका मेन वेन्यू जो था वो था मैसूर, कर्नाटका में। मूविंग ऑन, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। खान क्वेस्ट ये एक्सरसाइज किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी? मंगोलिया के द्वारा इस खान क्वेस्ट को एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें 16 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है किस कंट्री का अभी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश डिस्कवर की गई है, किस कंट्री में? तो ये लेक, किस लेक पे भी डिस्कवर किया, आप मुझे ये भी बता दो। तो मैं बताता हूँ आपको, मेकोंग रिवर, लेक नहीं, मेकोंग रिवर में ये आपकी फ्रेश वाटर फिश अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई और ये लार्जेस्ट आवर है। इसका जो वेट था वो अराउंड था 300 kg का। कहाँ पे मिली? कंबोडिया में मिली। मेकोंग रिवर कहाँ है? कंबोडिया में है। ये जो 300 kg ऑफ फिश है ना, अभी इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन बन जाता है कि फिश का नाम बताओ, स्पीशीज या कौन सी फिश थी वो? क्या वो व्हेल मिली थी या डॉल्फिन मिली थी या वो क्या मिला था आपको? ठीक है, तो आपको याद रखना है वो 300 kg की स्टिंगरे थी। वो क्या थी? 300 kg की स्टिंगरे थी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश थी, जो कि कहाँ मिली? कंबोडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, एक आखिरी क्वेश्चन और पूछूंगा बस आपसे कि किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी डिक्लेयर किया सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड NPCI एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया? ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये थे कुछ 4-5 करंट अफेयर्स फ्रेंड्स जो आपके बिल्कुल रिसेंट के थे, तो आपकी एक रिवीजन के लिए थे। अब चलते हैं न्यूज़ पे। पहला न्यूज़ है हमारा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है नाटो से रिलेटेड। नाटो की आपको पता है अभी लड़ाई कुछ USSR से चल रही है, तो इनके बीच में चल रहा है। इसी वजह से जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, तो इन द फियर ऑफ इट कि जो आसपास के नेशन हैं वो नेटो के हैं, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो भी अपनी जो फोर्सेस को है उनकी ट्रेनिंग करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से हमने 2-3 एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं जो नेटो के द्वारा इनिशिएट की गई हैं। जैसे सबसे पहली आ जाती है डिफेंडर यूरोप, दूसरी आ जाती है स्विफ्ट रिस्पॉन्स। ये दोनों एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई। इन दो के अलावा आपको तीसरे का भी नाम याद रखिएगा, लॉक्ड शील्ड्स। ये जो लॉक शील्ड थी ये क्या थी? बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, जो कि एस्टोनिया में कराई गई थी नेटो के द्वारा। और ये एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई? दीज एक्सरसाइज बिगेन इन पोलैंड में हुई, आपको भी ये याद रखना है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जो आपकी स्विफ्ट रिस्पॉन्स होती है ना, ये तो हमने देखा डिफेंडर यूरोप कहाँ पे हुई? पोलैंड में। स्विफ्ट रिस्पॉन्स है ये US आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है यूरोप में। US आर्मी यूरोप एंड अफ्रीका की मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें आपके देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। दोनों जो भी एक्सरसाइज अभी नेटो के द्वारा आप जो भी एक्सरसाइज पढ़ोगे ना, वो सिर्फ सिक्योरिटी एक्सरसाइज होगी। एंड वन ऑफ द रीजन कि अगर कल को रशिया के साथ लड़ाई होती है देन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है वो पहला एशियन नेशन कौन सा बना जिन्होंने नाटो की ही साइबर डिफेंस कॉरपोरेशन को ज्वाइन कर लिया? वो है साउथ अफ्रीका, वो है साउथ कोरिया, नॉट अफ्रीका, साउथ कोरिया। रीजन बीइंग चाइना और नॉर्थ कोरिया की तरफ से यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली साउथ कोरिया पे साइबर अटैक्स किए जा रहे थे, जिसके चलते उनको अपनी सेफ्टी के लिए नेटो की साइबर डिफेंस एक्सरसाइज को ज्वाइन करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट की। 2022 का ये डाटा था, 2022 की रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया कि पिछले 30 सालों में हमने अर्थ का 10% टोटल फॉरेस्ट कवर को
ख़राब कर दिया, काट दिया। मतलब जहाँ पे 10% पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे फॉरेस्ट हो सकते थे उसको हमने काट दिया फॉर द यूज़ ऑफ इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, पेपर और बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? यूनाइटेड नेशन के FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया कि हमने पिछले 10-30 सालों में अर्थ का 10% फॉरेस्ट एरिया को टोटल लॉस्ट कर दिया है। ठीक है, वर्ल्ड के इस फॉरेस्ट का जो सॉफो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, इस रिपोर्ट का नाम फॉरेस्ट पाथवेज फॉर ग्रीन रिकवरी एंड बिल्डिंग इंक्लूसिव रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। हम जानते हैं किसी भी कंट्री में अगर प्रेस की फ्रीडम क्या होती है कि उनके जर्नलिज्म को खुल के डिस्कशन की जाए, खुल के डिबेट करें, खुल के अपने लीडर से क्वेश्चंस पूछे जाए। तो जिस कंट्री में ऐसा नहीं होगा तो उसकी रैंकिंग बिल्कुल नीचे जाएंगी, और इसी बेसिस पे देखा जाता है कि किस कंट्री में आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होगा तो वहाँ पे लोगों को जो सच है वो ज़्यादा सामने आएगा। इवन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा ऐसी जगह पे। अगर वहाँ पे कहीं के जर्नलिज्म को ही दबा दिया जाता है या उनको डरा के रखा जाता है तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जिसमें 180 कंट्रीज़ का ये डाटा रिलीज़ किया गया, उसमें पूछा गया कि इंडिया की क्या रैंक रहेगी। तो इंडिया 150वें पोजीशन पे आता है विद दिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। पहली पोजीशन पे अगर मैं बात करूँ तो कौन आता है? नॉर्वे। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है आपका डेनमार्क। थर्ड पे आते हैं स्वीडन, और फोर्थ है एस्टोनिया। फिफ्थ आ जाता है आपका फिनलैंड। तो आपको ये याद रखनी है कंट्रीज। पहला कौन है? नॉर्वे। फिर इंडिया कौन सी पोजीशन पे? 150वें पे। लास्ट नॉर्थ कोरिया रहेगा, ये याद रखना। तो यहाँ पे तो मतलब जीरो ही, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो जीरो है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखनी होती हैं चीज़ें। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे इंडिया स्टेज आउट ऑफ ग्लोबल डेक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ऑन द फ्यूचर ऑन इंटरनेट। मतलब एक डेक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट साइन किया गया वेरियस कंट्रीज के द्वारा, जैसे चाइना, नॉट चाइना, US, यूरोपियन यूनियन, UK, कनाडा एंड फ्रांस के द्वारा। ये क्या कंट्रीज है? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स को तरीके से मेंटेन करने की बात की जाती है कि सबका राइट है, सब सेक्युलर हैं, सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच अपना है। ठीक है, तो ऐसे ही, और जो इंटरनेट है ना वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इंटरनेट सबका है। तो इंटरनेट सब लोग उसको ओपन यूज़ कर सकते हैं, फ्री यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं हो सकता किसी को फेवर कर रहा है किसी कंट्री को या किसी कंट्री को अलग से। इसीलिए एक चीज़ आपको याद रखना, इंडिया ने, ये तो हमने देख लिया कि डेक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट क्या, कि फ्यूचर में इंटरनेट सबका होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। इसीलिए कई कंट्रीज ने साइन भी किया। फिर अगर आपने अभी न्यूज़ भी पढ़ा होगा तो एलन मस्क ने बाय करने की बात की थी ट्विटर को। वन ऑफ द रीज़न वो ट्विटर को बाय कर रहे थे और वो अपनी न्यूज़ में भी बोलते थे, वो ये था कि मैं ट्विटर को ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहाँ पे फ्रीडम ऑफ राइट्स होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, वहाँ पे सबको आज़ादी होगी, सबको खुल के बात करने का मौका मिलेगा। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे थे। तो ये भी क्या दर्शाता है कि वो भी इंटरनेट की पावर को समझते हैं, एंड वो समझते हैं कि एक इंटरनेट जो है वो एक ओपन एंड फ्री न्यूट्रल आइडेंटिटी है, वो किसी की एक पर्टिकुलर कंट्री की एक अमानत नहीं है। तो इसी वजह से कुछ कंट्रीज ने साइन किया डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट पे, लेकिन इंडिया इज अमंग वन ऑफ द 61 कंट्रीज जिन्होंने इस डिक्लेरेशन पे साइन करने से मना कर दिया और उन्होंने साइन नहीं किया। हमें इंडिया का याद रखना है, हमें बाकियों से मतलब नहीं। इंडिया ने नहीं साइन किया है डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, उन कंट्रीज पे फोकस रखती है कि मनी लॉन्ड्रिंग पे चेक रखा जाए। जैसे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, और वो ग्रे लिस्ट वो होती है कि जो कंट्री टेरर को फाइनेंस करती है उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब वो कंट्री टेरर को फाइनेंस कर रही है, टेररिस्ट को पैसा दे रही है ताकि आगे और टेररिज्म को बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से ये ग्रे लिस्ट निकाली जाती है। इसी ने अभी ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्री आई थी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को डाल दिया गया था। ठीक है, और ऐसी कंट्रीज को जो ग्रे लिस्ट में होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, IMF हो गया, ऐसी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ऐसी कंट्रीज को फिर लोन नहीं देती फ्यूचर में, बिकॉज अगर वो लोन देंगी तो इनडायरेक्टली वो क्या टेरर फाइनेंस कर रही हैं। तो ऐसी कंट्रीज को लोन भी नहीं दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस। तो अभी न्यूज़ आई कि पाकिस्तान इज स्टिल ऑन द FATF की ग्रे लिस्ट, और ये तो 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पे है।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगो फेस्टिवल की। मैंगो फेस्टिवल को भी इनॉग्रेट किया गया बेल्जियम ब्रुसल्स बेल्जियम में बाय पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल जी ने मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट करा। कहाँ पर? बेल्जियम में। रीजन बीइंग, हमारे जो इंडियन मैंगोज हैं, इंडियन मार्केट में जो हम मैंगो ग्रो करते हैं, उनको यूरोप में प्रमोट करने के लिए, उनका जो मार्केट बनाने के लिए यूरोप में ही पीयूष गोयल जी के द्वारा ये प्रमोशन करी गई। तो याद रखिएगा, पीयूष गोयल इन्होंने इनॉग्रेट किया मैंगो फेस्टिवल, जो कहाँ पे था? बेल्जियम ब्रुसल्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति जी की। इंपॉर्टेंट, ये सीईओ हैं पेनलॉन के, एक वर्ल्ड क्लास ब्रिटिश मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म के। इनको अभी एमबीई, जो कि ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। इनको बहुत बड़ा अवार्ड होता है ये ब्रिटिश एम्पायर का। ठीक है, उनके द्वारा उनकी कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था, जो लॉकडाउन लगा था, उसके दौरान जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की थी लोगों को, उन्होंने लोगों का हेल्थ रखा था, ध्यान रखा था हेल्थ का पूरा तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। डॉक्टर्स को एज अ वॉरियर बोला जा रहा था कोविड-19 के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड की अपनी कोविड-19 के खिलाफ लोगों की मदद करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से इन्हें सम्मानित करा गया लंदन यूके में। और गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति जी की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इनकी जो लोकेशन, इनकी जो स्टेट है जहाँ इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो है तमिलनाडु। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये ग्लास है। ठीक है, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज का क्या नाम रहेगा? बैकलॉन्ग, और इसी को व्हाइट ड्रैगन भी बोला जाता है। तो ये दो नेम आपको याद रखने चाहिए, बैकलॉन्ग एंड व्हाइट ड्रैगन। ये वियतनाम के हैं, और वियतनाम में ही आपका ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज खुला है बैकलॉन्ग के नाम से, व्हाइट ड्रैगन। ठीक है, याद रहेगा। इसकी जो लेंथ है वो 632 मीटर्स रहेगी। इससे पहले जो ग्लास बॉटम ब्रिज था वो था चाइना में था, 526 मीटर का, और वियतनाम वाले ने अब सरपास कर दिया है विद द 632 मीटर्स इन लेंथ, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज बन के। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज ये डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ कोरिया ने भी नाटो की साइबर डिफेंस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था, ताकि नॉर्थ कोरिया एज वेल एज चाइना जो साइबर अटैक्स कर रहा था साउथ कोरिया पे, वो रुक सके एंड उनके खिलाफ थोड़ी सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहीं पे आपको नाम भी पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आई रिपीट CCDCOE। तो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये थी जो नाटो के द्वारा साउथ कोरिया के द्वारा जिसको ज्वाइन करा गया, ताकि खुद की प्रोटेक्शन किया जा सके अगेंस्ट द साइबर अटैक्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया एज वेल एज चाइना। मूविंग ऑन, फिर मैं आपसे पूछूं, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की चेयर किसके पास रहेगी फॉर 2022-2024? वो रहेगा हमारी इंडिया के पास। इससे पहले जो चेयर थी वो थी मनीला फिलीपींस के पास, और अब इंडिया के पास रहेगी 2022 से 2024 तक। ये जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर, जहाँ पे हमें डिसाइड किया गया कि कौन चेयर करेगा 2022-2024 को, वो इंडिया। इस मीटिंग के दौरान आपको याद रखना है, इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन। तो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। यूएन की HRC ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, और रशिया को सस्पेंड करने के बाद यूनाइटेड नेशन से जो उनकी जगह लाए गए हैं वो है चेक रिपब्लिक। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली वो पूछ लेगा कि चेक रिपब्लिक किन की पोजीशन की जगह पे आए हुए हैं, कौन से मेंबर सस्पेंड हुए थे? तो रशिया सस्पेंड हुआ था फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, क्योंकि वो मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। तो जो लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भी वहां पे नहीं फॉलो करा गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया अगर हम अपने हाथ की हाइजीन मेंटेन करें, मतलब अपने हाथ अच्छे से धोएं। इवन लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा था डॉक्टर्स जो गाइडलाइंस आती थी वो थी कि अपने हाथों को अच्छे से धोएं, एंड उन्हीं अपने हाथों को अपनी नोज पे, अपने फेस पे, आंखों पे टच ना करें, जिससे क्या वायरस ट्रांसमिट हो जाए आप तक। तो ये क्या होता है कि अगर आपके हाथ अच्छे रहेंगे, जैसे कहते नहीं है खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, तो रीजन बीइंग अपने आप खाने को टच करें, अपने हाथ से खाने को टच करेंगे, तो अगर आपके हाथ पे कोई भी जर्म, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी होगा तो वो आपके खाने में चला जाएगा एंड खाने के थ्रू आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए, जिससे आपको डिजीज हो लगे, आप बीमार हो, ऐसी प्रोसेस को अवॉइड करने कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल, आपको बस हाथ धोने हैं। हाथ धो के अपने हाथ साफ रहेंगे तो आपकी बॉडी में लेस इन्फेक्शन फैलेगा, जिसकी वजह से जो आप बीमार होंगे वो भी कम होंगे। ठीक है, और ये डाटा WHO के द्वारा रिलीज किया गया था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 12th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स की। ब्रिक्स आ जाता है ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हैं। इनकी अभी 12th मीटिंग हुई थी जो वर्चुअली होस्ट की गई चाइना के द्वारा। इसमें बताया गया कि अभी ब्रिक्स के में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लार्ज स्केल पेंडेमिक्स को लॉन्च करने की बात की गई कि अगर फ्यूचर में कोविड-19 जैसा कुछ भी आता है, कोई और डिजीज आ जाती है, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च करने की बात की गई ड्यूरिंग दिस 12th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पे हुआ था? डेवॉस में हुआ था। कब से कब तक? 22 मई से लेकर 26 मई तक हुआ था। इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पे लीड किसने किया था? पीयूष गोयल जी ने किया था। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान आपको याद रखना है 5 इंडियन स्टार्टअप्स को इन्होंने ज्वाइन किया टेक्नोलॉजी पायनियर्स नेटवर्क में। आई रिपीट, 5 इंडियन सेटअप्स ने ज्वाइन किया 2022 का टेक्नोलॉजी पायनियर्स नेटवर्क को। जो 5 स्टार्टअप्स हैं वो है पेंडोकॉर्प, प्रोयन, रैकेल, स्मार्ट कॉइन फाइनेंशियल्स एंड वाहन। इन 5 ने ज्वाइन किया 2022 का टेक्नोलॉजी पायनियर्स नेटवर्क को। मूविंग ऑन, फिर बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि हेडक्वार्टर जिसका वॉशिंगटन डीसी में होता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी बताया गया कि इंडिया वर्ल्ड का टॉप रेमिटेंस रेसिपिटेंट रहा है। ठीक है, देखा जाए तो 2021 में इन्होंने टोटल रेमिटेंस रिसीव की, वो थे अराउंड $89.4 बिलियन और 2020 में $82.73 बिलियन। पहली पोजीशन पे इंडिया, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे फिलीपींस एंड फिफ्थ पे आपका इजिप्ट आ जाता है। तो वर्ल्ड में अभी अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो कौन सी कंट्रीज विद रिमेन एट द टॉप विद द हाईएस्ट रेमिटेंसेस, वो है इंडिया। मतलब जो आपको मॉनेटरी हेल्प मिलती है बाकी कंट्री से, ताकि आप अपने कंट्री में डेवलपमेंट कर सकें या फिर और तरीके में पैसा लगा सकें। मूविंग ऑन, फिर ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया ने किसको रिप्लेस कर दिया टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड? वो है जर्मनी। अच्छा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया ने जर्मनी को रिप्लेस किया टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट, 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। नेक्स्ट, फिर हम बात करेंगे हंगर के बारे में। हंगर लेवल बढ़ता जा रहा है। रीजन बीइंग, अभी आया कि 73.9 इंडियंस आर लाइकली टू बी एट द रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड हंगर। हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब बोला जा रहा है रिसेशन आने की भी कगार है, कभी भी आ सकता है रिसेशन वर्ल्ड में। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे कोविड-19 की वजह से चाइना में लॉकडाउन लग गया, तो जो आपकी सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई। फिर लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, हॉल्ट हो जाती हैं। फिर हम देख रहे थे कि यूक्रेन में वॉर हो गई, तो वन ऑफ द बिग रीज़न पड़ा यूक्रेन की वॉर का फूड पर। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया ये दोनों वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं व्हीट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ से व्हीट एक्सपोर्ट बंद हो गया है बिल्कुल। तो अब जो कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पे व्हीट नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि जो व्हीट का फूड है वो कम हो गया है स्टॉक उनका, और वहाँ पे लोगों का हंगर बढ़ता जा रहा है, भूख वहाँ पे, मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है जो, और फूड भी क्योंकि प्राइस भी बढ़ गया, जहाँ पे अगर क्वांटिटी किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। और एक और चीज़, रशिया और यूक्रेन ये भी आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सप्लाई करते हैं वर्ल्ड को, जिससे आपकी फूड क्रॉप ग्रो की जाती है, वो उनका न्यूट्रिएंट होता है। तो ये भी स्टॉप हो गया है, जिसकी वजह से वो और इम्पैक्ट पड़ा। फिर हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान में आपकी सोलर फ्लेयर्स आ गई थी, जिससे गर्मी बढ़ गई। जिस गर्मी के बढ़ने से जो आपकी क्रॉप्स थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, तो और नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस कुछ ना कुछ होता जा रहा है, चेन बाय चेन ऐसे चेन रिएक्शन हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ से आपके फूड पर इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक फूड हंगर, एक हंगर क्राइसिस आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल ज्योग्राफी की। नेट जियो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया गया, कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट और सिंपल होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया गया माउंट एवरेस्ट पर? वो है नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे एससीओ रेट्स। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेड समिट हुई थी, अभी न्यू दिल्ली में हुई थी, 17 से 19 मई के बीच में हुई थी। तो आपको याद रखना है इंडिया के द्वारा ये एससीओ रेड समिट को होस्ट किया गया था, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक चीज़ और, यहाँ पे जो मेन फोकस था ना इस मीटिंग का, इस समिट पे जहाँ पे बात की गई जिस बारे में, वो था अफगानिस्तान के ऊपर।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? वो हैं गिलबर्ट हुआंगबो। ये पहले अफ्रीकन है जिनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए ये इन्हीं के द्वारा फिर वर्ल्ड ILO जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, ILO के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड जो हम ये रीजंस डिस्कस किए हैं इन रीजंस की वजह से, जैसे कोविड आप जानते हैं चाइना में कोविड की वजह से स्ट्रिक्ट नो कोविड पॉलिसी है जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, तो वहाँ का बिजनेस भी पूरा हॉल्टेड है। ठीक है, इसी वजह से आपको समझना चाहिए जिसकी वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें बहुत जॉब लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। इवन अब जो रिसेशन की न्यूज़ आ रही है, अब जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही हैं, हर देश से बढ़ाया जा रहा है। उससे क्या होगा, जो आपकी महंगाई बढ़ेगी तो जब हमने देखा कि फूड हंगर तो पहले ही आ चुका है, फूड क्राइसिस, उसकी वजह से और पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपके पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं ना तो आपके बाकी सारी कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल ही आपकी मैन्युफैक्चर से एंड यूजर तक पेट्रोल की मदद से ही, व्हीकल की मदद से ही वो प्रोसेस ली जा रही है। अगर वो ही ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो जो बाकी सारी प्रोसेसेस होती हैं वो भी इनडायरेक्टली महंगी हो जाएंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे रिसेशन का माहौल आ रहा है, इन्फ्लेशन का माहौल आ रहा है, तो काफ़ी स्टार्टअप्स, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने स्टाफ्स को निकाल रही हैं कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी बिकॉज ऑफ द लॉसेज दे आर टेकिंग। अभी हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट भी काफ़ी गिर गई है, इवन क्रिप्टो मार्केट में हमें इतना बड़ा गिराव देखने को मिला जिसकी वजह से बोला जाता है कि क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा जिन लोगों ने हाई पे बॉट किया होगा और उनके अभी तक अगर आपने लाख रुपए लगाए होंगे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, अब वो जाके कहीं 2,000-3,000 रुपए ही बचे होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखना जो ILO के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, 9th एडिशन था ILO मॉनिटर का ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की। 2021 की ये डाटा है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है इंडिया की रैंक रहेगी 54th और जिसने टॉप किया वो है जापान, US एंड स्पेन। तो फर्स्ट 3 पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, जापान, US और स्पेन, और इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी इस ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो है 54th। फिर हम बात करेंगे असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले तो वही देख लेते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो इक्विपमेंट है, वो सॉफ्टवेयर है या कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी मदद से हम किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति को उसकी कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसको हम इनडायरेक्टली उसकी हेल्प कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का अगर एक पैर नहीं है तो उसको हम एक ऐसा आर्टिफिशियल लेग प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको चलने में मदद मिले, वो एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। जो सुन नहीं सकता उसको हियरिंग एड लगा दी उस व्यक्ति के लिए, तो वो उसकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात की एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूनिसेफ एंड WHO के द्वारा मिलकर। ये रिपोर्ट थी GREAT, फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया कि अराउंड 90% ऑफ द डिसेबल लोग जिनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है उनको आइडिया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करती है तो वो उनके रीच के बहुत बाहर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुवैत की। कुवैत अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर डेवलप करने की बात कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुएं कहाँ है पेट्रोल के, कुवैत में ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड के लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर कहाँ बनाने की बात की जा रही है, कुवैत में। अल अहमदी साउथ ऑफ कुवैत सिटी में इसको बनाने की बात की जा रही है। $120 मिलियन यहाँ पे लागत से इस वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर को बनाया जाएगा। 28 लेबोरेटरीज होंगी यहाँ पर। ठीक है, एंड नई नई टेक्नोलॉजी पे लाके हमारे प्रोडक्ट को और रिफाइन करने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हम पढ़ ही चुके हैं कि इनकी मीटिंग हुई थी डेवोस में 22 से लेकर 26 मई तक हुई थी, और इंडियन डेलीगेशन को जिन्होंने लीड किया था वो है पीयूष गोयल जी, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर क्वाड की साथ ही साथ आप थीम याद रख लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। थीम जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ठीक है, इस थीम पे ही आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई। फिर आपको याद रखना है क्वाड की मीटिंग अभी कहाँ पे हुई थी, जापान में हुई थी। जापान में भी कहाँ पर हुई थी, टोक्यो में हुई थी। ठीक है, ये होस्ट थे क्वाड की मीटिंग के। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगर यहीं पे मैं बात करूं ऑकस की, ऑकस क्या है, ट्राइलेटरल। जैसे क्वाड है आपका, ये मालाबार एक्सरसाइज कराते हैं, ऐसे ही आपका ऑकस ट्राइलेटरल है। ये है ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US का ट्राइलेटरल पार्टनरशिप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ 2-4 आपसे और करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूँ मैं, ज़रा बताना।
इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन है? रशिया। फिर इसी के साथ साथ अपना किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया वीमेन फाउंडर्स के लिए? वीमेंस के लिए एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम कौन लाया है? गूगल लाया है। फिर मैं बात करूँ 12th एडिशन ऑफ WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? जिनेवा में हुई थी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की क्या रैंक रहेगी? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलोर की क्या रैंक रहेगी? तो 22nd रैंक रहेगी बेंगलोर की। इसी के साथ साथ इंडिया ने अभी चीतास को बाय किया है किस कंट्री से? हम चीतास बाय कर रहे हैं, चीता को बाय कर रहे हैं साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से हम चीता को बाय कर रहे हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए बाइको फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? असम में ऑब्जर्व किया जाता है बाइको फेस्टिवल। शीतल षष्ठी, ये शीतल षष्ठी फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? उड़ीसा में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर बीच विजिल ऐप ये कहाँ की है? ये आपकी गोवा की है, ताकि गोवा के बीचेस को मेंटेन किया जा सके, वहाँ पे सफाई की जा सके, प्रॉपरली उनको मेंटेन किया जा सके। फिर गोवा की बात करें तो नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST, ये भी कहाँ पर है? आपका गोवा में ही है। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। ये इनका सेकंड टर्म रहेगा फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ठीक है। फिर बात करूँ मैं फसाई की 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की, किस स्टेट ने टॉप किया है? यहाँ पर तमिलनाडु ने टॉप किया है। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा बताओ मिथाली राज कौन है? ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? क्रिकेट से बिलोंग करती हैं। इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम में थी, ये कैप्टन भी रह चुकी हैं। इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है, ये आपको याद रखना है। मिथाली राज ने रिटायरमेंट ले लिया है। फिर फाइड चेस ओलंपियाड कहाँ पे होगा? किस स्टेट में होगा इंडिया की? लो मैं बता। फाइड चेस ओलंपियाड किस स्टेट में होगा इंडिया की? तमिलनाडु में होस्ट कर रहा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया है अभी लोगो एंड मास्कॉट ऑफ द फाइड चेस ओलंपियाड। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।